हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल सोशल स्कॉलर्स पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो कृपया सबसे पहले ये काम ज़रूर करें। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो थर्ड पार्ट है, जिसको हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इस वीडियो में हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ना क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इसके दायरे में आती हैं, इसको समझने के लिए। तो अगर हम बात करें, द सब्जेक्ट हैज़ इवॉल्व्ड ग्रेजुअली फॉलोइंग द चेंज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसे-जैसे विश्व की राजनीति में चेंज आता जाता है, वैसे-वैसे इसका स्कोप भी बढ़ता जाता है। अगर हम केन्थ थॉम्पसन के जो एक डेफिनेशंस उसमें जाएँ, तो उसने बहुत सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात की है, जिसमें सबसे पहले उसने बोला है, स्टेज 1 द डिप्लोमैटिक हिस्ट्री स्टेज व्हिच कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द अर्ली 20th सेंचुरी। जब स्कॉलर्स ने नेशंस के बिहेवियर को एक डिस्क्रिप्टिव और क्रोनोलॉजिकल मैनर में समझने की, स्टडी करने की बात की थी। तो उसमें वुड्रो विल्सन चेयर जो है पहली बार 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में स्थापित की गई। उसके चेयरमैन कौन थे? ई.एच. कार, टू स्टडी द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज़ ए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट पहली बार। तो ये स्टेज 1 थी केन थॉम्पसन के हिसाब से। उन्होंने स्टेज 2 को डिफाइन किया है, द करंट इवेंट स्टेज, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शुरू होती है, इन विच जो भी उस टाइम के प्रेज़ेंट फैक्ट्स थे, पास्ट को इग्नोर करते हुए प्रेज़ेंट फैक्ट्स को ही स्टडी करना, उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया था करंट इवेंट स्टेज में। और इसके साथ स्टेज 3 में वो कहते हैं कि द लॉ एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्टेज, जिसमें दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बीच का जो टाइम पीरियड था, जिसमें लीगल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, जब जैसे कि लीग ऑफ नेशंस बनाने की बात हुई, एंड द नीड टू सेट गोल्स फॉर द फ्यूचर टू मेक द वर्ल्ड पीसफुल। जब पहली वॉर हुई तो सभी इंटरनेशनल स्टडीज़ के पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों ने, स्कॉलर्स ने ये चाहा कि हमें इस वॉर को रोकना कैसे है ताकि अगली बार वॉर ना हो। तो उन्होंने फ्यूचर में पीस कैसे बने उसके लिए बातचीत करनी शुरू की। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म आया, जिसको हम आइडियलिस्ट थ्योरी में आगे चल के पढ़ेंगे भी। स्टेज 4 में वो कहते हैं कि द कंटेम्प्रेरी स्टेज, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई, जिसमें स्टेटें रियलिस्ट हो गई, प्रैक्टिकल हो गई। स्कॉलर्स ने एक मजबूत जो है फॉरेन पॉलिसी बनाने की बात रखी। तो ये केन थॉम्पसन इन 4 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं स्कोप पढ़ने से पहले। उसके बाद विंसेंट बेकर जो हैं वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उनके हिसाब से स्कोप में क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि स्कोप में पहले तो द नेचर एंड द प्रिंसिपल फोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सेकेंडली वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल लाइफ। पूरे विश्व भर में जो इंटरनेशनल लाइफ, जो जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें जितनी भी उसका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में स्टडी करना। देन एलिमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग नेशनल पावर के कॉन्टेक्स्ट में, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेट्स कैसे पावर को बढ़ाती हैं। लिमिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द नेशनल पावर, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द मेजर पावर्स, और उसके साथ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। ये विंसेंट बेकर जो है अपनी रिपोर्ट में स्कोप के बारे में बात करते हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं कि स्कोप में सबसे पहले ये कहा जाता है कि स्टडी ऑफ द स्टेट सिस्टम। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो स्टेटों के आपस में रिलेशन, उनके एक्शंस, उनकी इंटरैक्शंस जो होती है उसको स्टडी करती है। और स्टेट सिस्टम एनालिसिस, ये जो है इनकी स्टडी, इट इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सेकेंडली वो कहते हैं स्टडी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन जो करना है फॉरेन पॉलिसी में, वो ऑब्जेक्टिव है स्टेटों का। और हर एक स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी को इस हिसाब से बनाती है ताकि उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो सके। देन स्टडी ऑफ द नेशनल पावर। सो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, एंड पावर हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर आप देखें कि द इन्फ्लुएंस ऑन एंड द रोल ऑफ द नेशन स्टेट्स, दे डिपेंड अपॉन देयर नेशनल पावर। जितना जितना पावरफुल देश होगा, उसका इन्फ्लुएंस और नेशन स्टेट्स में उसका रोल जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उतना ही ज़्यादा होगा। देन स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज, बात करें
कि जितना भी इंटरनेशनल लॉ बना है, चाहे वो आउटर स्पेस ट्रीटी है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज को लेके यूएन क्लॉज़ है, या फिर जितनी भी रीजनल ट्रीटीज़ हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं, हर एक सेक्टर में, चाहे वो सोलर एनर्जी की कॉर्पोरेशन को लेके हो सकता है, या फिर डिपोर्टेशन की ट्रीटीज़ हो सकती हैं, या फिर क्रिमिनल को हैंडओवर करने की ट्रीटीज़ हो सकती हैं, एवरीथिंग इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज़ जिस तरह की भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रही हैं, उसके बारे में स्टडी करना ये इसके स्कोप में आता है। देन द स्टडी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को समझेंगे और आप उनके आपसी संबंधों को तभी समझ पाएँगे कि इनकी पॉलिसी में इनका इंटरेस्ट क्या है। So to study the mutual relations among the states, we need to make the study of their foreign policies. Then study of the international organization, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ना for developing cooperation and redressal of the disputes जो nation states में आते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि इनके आपसी डिस्प्यूट्स झगड़ों को सुलझाया जा सके, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब आपके पास ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट नामक संस्थाएं बनाई गई, और यूनाइटेड नेशंस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाते बनाया तो गया था, लेकिन वो कितनी सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही ये एक डिबेट का विषय है। देन स्टडी ऑफ द जियोपॉलिटिक्स, nowadays it is very important, nations जो हैं they want to establish their control over the fields जो कि अभी तक किसी भी देश ने या किसी इंडिविजुअल्स ने वहाँ पे अभी तक किसी तरह की भी जो है रिसर्च नहीं की है, that have been out of bounds for the nations and individual। जियोपॉलिटिक्स होता क्या है? जियोपॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड द पॉलिटिक्स विच मैंडेट्स द नॉलेज ऑफ द ज्योग्राफी। रिसोर्सेज को लेके, ज्योग्राफी को लेके जो पॉलिटिक्स है, उसको हेसलर ने बोला है कि उसको हम जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इसकी स्टडी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक के ऊपर जो है इंडिया, यूएस और चाइना, सभी देशों ने, बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं वो अपने मिशन भेज के वहाँ पे रिसर्च कर रही हैं कि वेदर देयर लाइफ कैन बी पॉसिबल और नॉट, what are the resources that can be extracted, right? देन स्टडी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है, स्ट्रगल फॉर पावर में स्टेट ने अपना इंटरेस्ट फर्दर करती हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स और स्ट्रेटजीज होती हैं। उसका रेजोल्यूशन करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, चाहे आप मीडिएशन कराइए, या बिगर पावर जो मिलके चार दो तीन पावर्स जो होती हैं बिठा के उनका सोल्यूशन करती हैं। तो जैसा भी जितना भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, उसकी स्टडी करना जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में आता है। देन ऑफ कोर्स स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस, कि युद्ध क्यों हुआ और पीस क्यों है, या फिर युद्ध और पीस दोनों की स्टडी करना कि पीस कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती है और पीसफुल रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें अपनाई जा सकती हैं, वॉर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, दैट हैज़ टू बी स्टडीड। अब हम आपने देखा होगा तो जो रशिया और यूक्रेन जो वॉर एक तरह की हुई थी, उसके रिगार्डिंग कई तरह पे देश भर में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सेमिनार भी हुए और उसको स्टडी करने की भी बात हुई कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द रशिया टू अटैक यूक्रेन, राइट? देन स्टडी ऑफ द आइडियोलॉजीज, हमने कोल्ड वॉर के दौरान भी देखा है ना। तो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के जो सपोर्टर हैं वो अपनी सुप्रीमेसी, आइडियोलॉजी की सुप्रीमेसी इम्पोज करना चाहते हैं दूसरे नेशंस के ऊपर, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। कोल्ड वॉर उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देन स्टडी ऑफ द नेशनल कैरेक्टर, आप देखेंगे कि नेशन स्टेट का जो बिहेवियर है वो झलकाता है, उससे हमें पता चलता है कि उस देश के सिटीजन्स का कैरेक्टर क्या होगा, नागरिकों का मॉरल कैरेक्टर क्या होगा। जहाँ के लोग जो हैं जिन लोगों में नेशनलिज्म नहीं है, वो स्टेट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आप ज्यूज़ को ले लीजिए, इज़राइल में जो ज्यूज़ की जो कंट्री है, ज्यूज़ आर मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, दे आर ऑलमोस्ट दे हैव एक्सेलेंस इन ऑल द फील्ड्स। आर्टिस्ट देख लीजिए, मिलिट्री देख लीजिए, सभी पे भी। देन जैपनीज़ आर द सो मच नेशनलिस्ट पीपल, उनको समझ आ गया। अगर आपने किसी तरह का नेशनलिज्म कहीं किसी कंट्री में देखना है, वैल्यूज़ देखनी है, तो आप जापान को पढ़िए। जापान के लोग बहुत राष्ट्रभक्त हैं। तो सिटीजन्स का नेशनल कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर होना भी, उसको पढ़ना भी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप में आता है। देन स्टडी ऑफ डिसआर्मामेंट, बड़ा ही रीसेंट विषय है कि न्यूक्लियर पावर जब जब से देश जो है न्यूक्लियर पावर बने हैं, रिजल्ट ऑफ जो डिस्ट्रक्शन है वॉर के बाद जो है,
उससे प्रभावित होके उसको ध्यान में रखते हुए नेशंस ने ये तय किया कि हमें निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट की तरफ चलना चाहिए और ऐसी ट्रीटीज़ हुई जिसमें एनपीटी नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, न्यू स्टार्ट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये जो हैं ये बड़े इनिशिएटिव हैं डिसआर्मामेंट की तरफ। अ, आगे चलते हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज सबसे ही इम्पोर्टेंट विषय आज की डेट में अगर है, वो यूनाइटेड नेशंस के पैट्रोनेज उसके सानिध्य में चल रहा है कि बहुत सारी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हुई हैं, चाहे आप क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू करिए या फिर उससे पहले रियो डी जनेरियो से शुरू करिए। आप रिसेंटली अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015, अभी रिसेंटली उसका कोप 29 जो करके एक कॉन्फ्रेंस बाकू अजरबैजान में जो है संपन्न हुई है। ये ऐसे विषय हैं जो जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर जनरेशंस डिपेंड करती हैं। अगर हमने आज इसको नहीं पढ़ा या इसका सुरक्षा नहीं की, हमने अपने एनवायरनमेंट की या क्लाइमेट चेंज से नहीं लड़ा, तो आने वाली जनरेशंस जो है हमारे ऊपर जो है एक इल्ज़ाम लगाएँगी। तो दैट इज़ व्हाई इसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में बड़े ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के नाते हम इसको देखते हैं। देन स्टडी ऑफ द ह्यूमन राइट्स इश्यूज ऑफ कोर्स, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखेंगे स्टेटों से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग जो है वो जाते रहते हैं। उनके नेशनल लेवल के ऊपर भी कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ देशों में रह रही हैं। जैसे आप मान के चलिए कि बलूचिस्तान के जो बलोच हैं वो कुछ ईरान में भी हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं। दे आर माइनॉरिटी, पहले इकट्ठा हुआ करता था लेकिन बॉर्डर्स बनने के बाद कुछ माइनॉरिटीज़ में रह गए, कुछ मेजॉरिटी में आ गए। तो जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के इश्यू उस देश की सरकारें उनके ऊपर जो है परसिक्यूशन कर रही होती हैं, तो उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते हैं एज़ पार एट पार विद द मेजॉरिटी। तो उस इश्यूज़ को भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो सरकारें हैं, इंटरनेशनल लेवल पे नेशन स्टेट्स हैं, उनको उठाती हैं। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश में जब तख्ता-पलट हुआ, तो हिंदूज़ के ऊपर बहुत अटैक होने शुरू हो गए बिकॉज़ बांग्लादेश में इस्लामिक एलिमेंट्स जो थे उन्होंने तख्ता-पलट किया था और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया। ऐसे ही जब सीएए आया तो इंडिया ने वो बनाया ही इसी वजह से कि जितने भी आस-पास मुस्लिम मेजॉरिटी के देश हैं वहाँ पे जो माइनॉरिटी में रह रहे जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स के लिए जो है बात होनी चाहिए। देन स्टडी ऑफ द रिफ्यूजी लॉ, माइग्रेशन लीगल एंड इल्लीगल। हमने देखा कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स जो म्यांमार से बांग्लादेश ने लेने से मना कर दिया, फिर वो इंडिया में आए। ऐसे कई तरह की रिफ्यूजीज़ जो हैं, एक देश के पोरस बॉर्डर होने की वजह से वो इधर-उधर मूव करते रहते हैं, जिससे जो है वो कई बार ये जो लीगली भी होते हैं, कई बार इल्लीगली भी होते हैं, तो उनके राइट्स भी एग्ज़िस्ट करते हैं। रिफ्यूजीज़ के भी कुछ राइट होते हैं। आफ्टर ऑल वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। देन माइग्रेशन होती है, कभी वो लीगल होती, कभी इल्लीगल। अभी रिसेंटली जो है यूएस ने इल्लीगल जो डिपोर्टेशन इंडियंस की है, 104 लोगों को वापस भेजा है, वो इल्लीगली यूएस की बॉर्डर्स में एंटर हुए थे। तो ये सारे मैटर्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में आते हैं। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आजकल ऐसे विषय हैं, दे इंटरट्वाइंड, दे आर इंटरडिपेंडेंट। आप इकोनॉमिक्स के बिना पॉलिटिक्स नहीं समझ सकते और पॉलिटिक्स के बिना इकोनॉमिक्स के बिना पॉलिटिक्स चलना भी असंभव सा ही है, क्योंकि जितने भी इश्यूज़ हैं जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स और ट्रेड को लेके हैं, कई बार आपने देखा मार्क्सिस्ट की तो बेसिकली डेफिनेशन ही यही है कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो रिच स्टेट्स हैं उनका ही एक डोमिनेंट रोल है। आप देखेंगे कि जितना ट्रेड होता है वो डॉलर्स में ही होता है, या फिर जितनी भी फंडिंग है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन स्टेटों के द्वारा, पावरफुल रिच स्टेटों के द्वारा, फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हीं की बात करते हैं, वीक स्टेट्स के बारे में बातचीत नहीं हो पाती है। देन हम बात करें स्टडी ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के बारे में पढ़ना, आप देखेंगे कि इसके बारे में भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 9/11 अटैक के बाद जिस अमेरिका ने अल-कायदा को खड़ा किया था, उसी अल-कायदा ने अमेरिका के ऊपर ट्विन टावर के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया। अमेरिका उसके बाद से 2001 के बाद से अमेरिकन वॉर ऑन टेररिज्म, अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया, इराक के ऊपर कब्ज़ा किया। देन हम देखते हैं आईएसआईएस जो सीरिया और लेबनान और सीरिया का जो इराक और सीरिया के बीच में जो एक
आतंकी संगठन है, उसका भी आतंक बहुत था। हम फिर अल-शबाब देखते हैं, अफ्रीका में मोस्टली अगर अल-कायदा का ये ऑफशूट जो है वो काम करता है, इसके बारे में पढ़ना। कई बार नाइजीरिया के जो नर्सेज़ को जो है वो कब्ज़े में ले लिया था अल-शबाब ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप में आती हैं। देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये स्टडी ऑफ एमएनसीज़, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की जो स्टडी करना है, इनको बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे जितने भी एमएनसीज़ गूगल, फेसबुक, ये टेस्ला, ये बहुत-बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, ये नैरेटिव डिसाइड करती हैं, ये कंट्रोल करती हैं पूरा वेल्थ ग्लोबल इकॉनमी का, यही इकॉनमी को चला रही हैं, क्योंकि ये एक देश तक सीमित नहीं हैं, ये अलग-अलग देशों में इनके जो है कनेक्शंस भी हैं और ये व्यापार भी करते हैं। तो इसको सम अप करते हुए हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है, इसका स्कोप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जो ओल्ड अलायंसेस हैं वो वीक होते जा रहे हैं, न्यू अलायंसेस बनते जा रहे हैं। आप देखिए ब्रिक्स जो है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का अलायंस है, आप देखेंगे ऑकस है, आप देखेंगे क्वाड है, जी20 है, जी7 है। सो ये पुरानी चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही हैं, नई चीज़ें बनती जा रही हैं, क्योंकि जैसे-जैसे बैलेंस ऑफ पावर या चुनौतियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अलायंसेस भी वैसे ही बनते हैं। देन यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, आगे कोल्ड वॉर के टाइम के ऊपर बाइपोलैरिटी थी, 2 पावर्स थी, उसके बाद कुछ समय सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, फिर से मल्टीपोलर वर्ल्ड 2008 अगर हम मोटा-मोटा बात करें तो उसके बाद से फिर बड़ी पावरें आ गईं। तो मल्टीपोलर सिस्टम होने से बैलेंस ऑफ पावर ठीक रहता है। तो देयर देयर आर वेरियस थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें शांति और जो सुरक्षा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको थ्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अभी स्कोप में डिस्कस की, और अगर इतना ही आप अपने पेपर में ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा आंसर आप बना पाएँगे। इसके बाद और भी इसी सब्जेक्ट को लेते हुए आगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से अंडर ग्रेजुएट्स के बीए का जो सिलेबस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि किसी विषय के ऊपर हम वीडियो लेके आएँ, हम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलते हैं। Thank you very much. Hello students, if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.